हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो आज हम 6 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 14 दैट इज वाटर, इसका एक और बिट देखेंगे जिसका नाम है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। सो बच्चों, आप ही मुझे बताइए कि आपके घरों में जो हम पानी आप यूज करते हो वो पानी कहां से आता है। तो आप में से कुछ बच्चे कहोगे कि सर हमारे घरों में तो पानी रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल से आता है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमारे घरों में तो पानी टैप से आता है। यस, दैट इज नलों से आता है। सो यस फ्रेंड्स, यू आर करेक्ट कि आपके घरों में पानी नल से आता है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन टैप्स में पानी कहां से आता है? सो यस, ऑफ कोर्स बच्चों, इन टैप्स में भी पानी रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल से ही लंबी लंबी पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचता है। सो फ्रेंड्स, हम सबके घरों में जो पानी आता है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज से आता है। जैसे कि किसी के घरों में बोरवेल से पानी आता है, किसी के घरों में टैंकर से आता है, या फिर किसी के घरों में टैप से पानी आता है। लेकिन हम सबके घरों में जो पानी आता है उसका जो फाइनल सोर्स है वो एक ही है। यस, दैट इज रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और वेल्स। सो बच्चों, आप जानते हो कि हमारे अर्थ का 2/3 पार्ट, दैट इज 70% ऑफ पार्ट, ये वाटर से भरा हुआ है और इसमें से ज्यादातर हिस्सा ये ओशंस एंड सीज से कवर्ड है। ओशंस एंड सीज का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी बहुत ही खारा, दैट इज सॉल्टी होता है। इसलिए वो पानी हम पीने के लिए या फिर डेली डोमेस्टिक एक्टिविटीज के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। फिर भी वो पानी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो बच्चों, हमारे अर्थ पर इतना सारा पानी अवेलेबल होने के बावजूद भी फ्रेश वाटर सिर्फ 1% अवेलेबल है। इसी बात पर एक कविता कहना चाहता हूं। पानी रे पानी तू समाया चारों ओर, लेकिन कहीं नहीं पीने का एक कतरा किसी और। सो फ्रेंड्स, 1% पानी जो अवेलेबल है, बस वही पानी हम पीने के लिए या फिर हमारे डेली डोमेस्टिक एक्टिविटीज के लिए या फिर सारे इस्तेमाल के लिए, सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। फिर भी ये ओशंस और सीज का वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही हमारे घरों तक वाटर सप्लाई कराने का काम करता है। लेकिन हमारे घरों में जो पानी आता है वो तो बिल्कुल भी सॉल्टी नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग ओशंस एंड सीज से काफी दूर रहते हैं। तो क्या उन रीजन्स में भी वाटर सप्लाई कराने का काम ओशंस एंड सीज से ही करते हैं? सो यस, ऑफ कोर्स ओशंस एंड सीज ही करते हैं, क्योंकि ओशंस एंड सीज से ही वाटर लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स में आता है। तो इन लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स में ओशंस एंड सीज का वाटर कैसे पहुंचता है? और अगर वो पानी पहुंचता है तो फिर लेक्स एंड रिवर्स एंड पॉन्ड्स का वाटर ये खारा क्यों नहीं होता, वो सॉल्टी क्यों नहीं होता? सो इन सारे सवालों का जवाब हम एक साइकिल स्टडी करके पाएंगे। सो इन सारे सवालों का जवाब हमें सिर्फ एक साइकिल स्टडी करके मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट एन इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर सर्कुलेशन फेनोमेना, दैट इज वाटर साइकिल। सो वाटर साइकिल स्टडी करने से पहले मैं आप सबसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या बच्चों, क्या अभी आपने कभी नोटिस किया है कि फ्लोर पे जो पानी गिरा होता है वो अपने आप थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाता है, या फिर हम घरों में जो गीले कपड़े सुखाते हैं वो थोड़ी देर बाद अपने आप ड्राई हो जाते हैं। तो ये पानी एक्चुअली गायब कहां होता है? इवन रेनी सीजन में बहुत सारे लैंड एरियाज में जो गड्ढों में पानी जमा हो जाता है या फिर रूफ टॉप्स में पानी जमा होता है, वो कुछ दिनों बाद अपने आप गायब हो जाता है। सो ये पानी एक्चुअली जाता कहां है? ये कंसेप्ट समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो हमें एक कंटेनर लेना है, उसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर फिल करना है और उस वाटर में हमें 2 टेबल स्पून सॉल्ट डिसॉल्व करना है, ठीक है। और उस कंटेनर को हमने एक बर्नर पे हीट करने के लिए रख देना है। कुछ देर बाद जब वाटर बॉईल होना शुरू होगा तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 सारा पानी वेपर्स में कन्वर्ट होके एयर में मिक्स हो जाएगा और उस कंटेनर में सिर्फ सॉल्ट बचेगा। सो फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी पे से हमको एक बात तो समझ में आई कि वाटर को हीट करते ही वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अपने साथ वो सॉल्ट को इवेपोरेट कर नहीं लेकर जाता। लेकिन फील्ड्स पे से, रोड्स पे से और रूफ टॉप्स पे से पानी तो अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। इवन सॉल्ट बनाने के लिए भी बड़े बड़े शैलो पिट्स में समुद्र का पानी इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इन सब पानी को इवेपोरेट करने के लिए कौन हीट प्रोवाइड कराता है? सो इस कंसेप्ट को भी जानने के लिए हम एक और एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने 2 प्लेट्स लेनी है। एक प्लेट को डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और उन दोनों ही प्लेट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में फिल करना है। उसके बाद
हर 15 मिनट के बाद ये ऑब्जर्व करना है कि उस प्लेट्स में का पानी इवापोरेट हो रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स, हर 15 मिनट्स के बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें का पानी स्लोली गायब हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आप ही मुझे बताइए कि फाइनली किस प्लेट में का वाटर जल्दी इवेपोरेट होगा, जो प्लेट डायरेक्ट सनलाइट पर रखी है उस प्लेट का, या फिर जो प्लेट शेड रीजन में रखी है उस प्लेट का। सो यस फ्रेंड्स, यू आर राइट, जो प्लेट डायरेक्ट सनलाइट में रखी हुई है उस प्लेट में का पानी सबसे पहले इवेपोरेट होगा। सो फाइनली वी गॉट द आंसर, यस इट इज द सन। वो सूरज ही है जो हमें हीट प्रोवाइड करता है और उसी हीट की वजह से ये वाटर इवेपोरेट हो जाता है। सो एक्चुअली होता क्या है कि डे टाइम में ये जो सूरज की हीट है ये हमारे फील्ड से, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और सारी लैंड एरिया से वाटर इवेपोरेट कर लेता है। हमने जो एक्टिविटी में देखा कि भाई जो प्लेट डायरेक्ट सनलाइट में थी उसका वाटर इवेपोरेट हो गया, तो फ्रेंड्स क्या जो प्लेट शेड में रखी थी उसका वाटर इवेपोरेट नहीं हुआ? सो नहीं, उस प्लेट का भी वाटर इवेपोरेट हुआ था, बस इतना ही फर्क है कि उसको इवेपोरेशन के लिए थोड़ा टाइम लगा एज कंपेयर टू जो प्लेट डायरेक्ट सनलाइट में रखी थी उससे। सो अगर वो प्लेट शेड में थी तो उस शेड में हीट कहां से पहुंची जिसकी वजह से वो प्लेट में का वाटर इवेपोरेट हो गया। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि डे टाइम में जो हमारे सराउंडिंग एयर है वो सूरज की गर्मी से हीट होती है और उसी हीट की वजह से शेडेड रीजन में भी वाटर इवेपोरेट हो जाता है और वही वाटर कंटिन्यूअसली इवेपोरेट होते हुए एयर में मिक्स होते रहता है। लेकिन ये जो वाटर इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो होता है, इसलिए हम वाटर को इवेपोरेट होते हुए नोटिस नहीं कर पाते। सो फ्रेंड्स, अभी हमें एक बात तो क्लियर है कि वाटर का जो इवेपोरेशन रेट है वो बहुत ही फास्टर होता है सनलाइट में, और अगर हमने बर्नर पे वाटर को हीट करने के लिए अगर रखा तो इवेपोरेशन रेट उससे भी ज्यादा फास्टर होता है। तो क्या और कोई प्रोसेस है जिससे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर इवेपोरेट हो जाता है? तो यस फ्रेंड्स, इट इज थ्रू प्लांट्स। सो फ्रेंड्स, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर कितना इसेंशियल है। प्लांट्स सॉइल से जो वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से कुछ पार्ट वाटर का प्लांट फूड प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं और कुछ पार्ट प्लांट्स अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर रखते हैं और कुछ पार्ट प्लांट्स लीव्स के थ्रू एयर में रिलीज कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो वाटर है जो प्लांट्स अपने लीव्स के थ्रू वाटर में इवेपोरेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। सो फ्रेंड्स, डू रिमेंबर वन थिंग, ये जो इवेपोरेशन है और ट्रांसपीरेशन है ये दो अलग अलग फेनोमेना है। इवेपोरेशन वो होता है जिस प्रोसेस में वाटर वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है थ्रू रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड लैंड एरियाज, और ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर इवेपोरेट होता है एयर में थ्रू लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो जाते जाते आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि हम जो वीट प्लांट्स ग्रो करते हैं वो वीट प्लांट जो हमें 1 kg वीट प्रोड्यूस देता है वो उसके लाइफ स्पैन में ऑलमोस्ट 500 लीटर्स ऑफ वाटर इवेपोरेट करता है। मतलब 500 लीटर्स ऑफ वाटर ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर एयर में मिक्स हो जाता है। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे आने वाले वीडियोस के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।